हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग सब? और पहले हमने क्या पढ़ चुके हैं वो मैं बता दूं। सबसे पहले क्रशिंग करते हैं, तो उसमें अपना कोई रोल नहीं है, मशीन करेगी वो काम। तो फिर कंसंट्रेशन ऑफ मेटल और ऐसा का क्या करते हैं, सांद्रण करते हैं। उसके लिए 3 फिजिकल मेथड और 1 केमिकल मेथड। फिर हम करते हैं सांद्रित ऐसक को मेटल ऑक्साइड में कन्वर्जन। ठीक है, तो वापस से मैं एक बार स्टेप बोलता हूं, क्या क्या पढ़ चुके हैं। फर्स्ट स्टेप क्रशिंग, सेकंड स्टेप क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ और का कंसंट्रेशन। कितने मेथड? 2 तरह के मेथड, फिजिकल और केमिकल। ग्रेविटी सेपरेशन, ठीक है, मैग्नेटिक सेपरेशन, थर्ड फ्लोटेशन। पढ़ चुके हैं ना ये। और एक लीचिंग, ये केमिकल मेथड है। वो 3 फिजिकल मेथड है जो हम पढ़ चुके हैं। पहले एक बार कनेक्ट कर देते हैं जिससे आपको पता लगे कि कंटिन्यू चल रहा है। फिर थर्ड में 2 मेथड थे, थर्ड में 2 स्टेप थी। पहली थी कंसंट्रेट और को मेटल और का मेटल ऑक्साइड में कन्वर्जन, मेटल ऑक्साइड में कन्वर्जन। और फिर मेटल ऑक्साइड का मेटल में अपचयन। ठीक है, इसमें 2 देखे थे, रोस्टिंग और कैल्सिनेशन। रोस्टिंग किसके लिए? सल्फाइड और के लिए, याद है। कैल्सिनेशन किसके लिए? कैल्सिनेशन किसके लिए? हाइड्रोक्साइड, कार्बोनेट, हाइड्रेटेड मेटल ऑक्साइड के लिए। फिर यहां से अपन को मेटल ऑक्साइड मिल गया, तो ये इसको ए बोला था और इसको बी बोला था। आज हमें ये पढ़ना है मेटल ऑक्साइड का मेटल में अपचयन, रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड। ये टॉपिक पढ़ना है हमें आज। समझ में आ गया? कनेक्ट हो गया? याद आ गया सारा पीछे का कि हम कर क्या रहे हैं मेटलर्जी में। आज हमें क्या करना है, मेटल ऑक्साइड का मेटल में क्या करना है, अपचयन करना है। आसान प्रोसेस नहीं है, यहां से क्वेश्चन सबसे ज्यादा बनते हैं, इसलिए आज का लेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए ध्यान से सुनिएगा, कंसेप्ट को समझिएगा और फिर अप्लाई करने का आनंद ही आनंद मिलेगा। ठीक है, करें स्टार्ट। चलो हेडिंग डालता हूं, समझ में आ गया। बी पॉइंट पढ़ेंगे मेटल ऑक्साइड का मेटल में अपचयन, और समझना कहानी इसके बारे में कि क्या बोलता है। ठीक है, इसको समझना, एक एक पॉइंट समझना। तो हेडिंग है अपनी रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड इन मेटल। धातु ऑक्साइड का धातु में अपचयन। अब इसको समझना, देखना पहले। धातु ऑक्साइड का धातु में अपचयन, यह हमें पढ़ना है। तो सीधा सा कंसेप्ट है, आप ये समझें, इसको ऐसे देखें। धातु ऑक्साइड हमें मिल गया। धातु ऑक्साइड हमने किससे मिला? भर्जन, और भर्जन या निस्तापन से धातु ऑक्साइड प्राप्त होता है। तो पहले तो ये मैं बोलूं, भर्जन या निस्तापन से धातु ऑक्साइड प्राप्त
होता है। अब ये जो धातु ऑक्साइड है ना, ये MxO मान लो ये धातु ऑक्साइड है, जो भी है मेटल के साथ जो भी फॉर्मूला बनेगा ये धातु ऑक्साइड है। अगर इस मेटल की इस ऑक्सीजन के लिए एफिनिटी ज्यादा है, बंधुता ज्यादा है, तो इसको मेटल में लेके आना है ना, हमें यही तो करना है कि यहां हमें क्या बनाना है, ये मेटल बनाना है, ठीक है, और इसको ये हटाना है, Y/2O2 ये हटाना है, तो यहां से यहां हमें आना है, अपचयन करना है। तो इस मेटल की इस ऑक्सीजन के लिए जितनी ज्यादा एफिनिटी है, मैं ये बोलूं इस मेटल का ऑक्सीजन के लिए जितना ज्यादा प्यार है, इस ऑक्सीजन को हटाने के लिए उतना ही जोर आने वाला है, हमें हटाना है ना ये। तो मैं बोलूं यदि धातु की ऑक्सीजन के प्रति क्रियाशीलता अधिक है तो धातु की अर्थात धातु की ऑक्सीजन के लिए एफिनिटी या फिर मैं बोल दूं लव अत्यधिक है। यदि धातु की ऑक्सीजन के प्रति क्रियाशीलता अधिक है, मतलब ऑक्सीजन से तुरंत रिएक्ट करता है, इसका मतलब यह हुआ कि धातु की ऑक्सीजन के लिए एफिनिटी या लव, ऑक्सीजन के लिए उसका प्यार बहुत ज्यादा है, और प्यार बहुत ज्यादा है तो इस ऑक्सीजन को इस मेटल से हटाने में जोर आएगा, आसानी से नहीं हटेगा। और यदि धातु की ऑक्सीजन के प्रति क्रियाशीलता कम है, अर्थात धातु की ऑक्सीजन के प्रति एफिनिटी या लव कम है तो आसानी से वो ऑक्सीजन को छोड़ देगा, ज्यादा है तो, अगर ज्यादा लव है तो आसानी से ऑक्सीजन को नहीं छोड़ेगा। अब धातु की ऑक्सीजन के प्रति क्रियाशीलता मतलब अत्यधिक क्रियाशील धातु, और अत्यधिक क्रियाशील धातु कौन होते हैं, एस ब्लॉक मेटल। कौन होते हैं, एस ब्लॉक मेटल होते हैं। और धातु की ऑक्सीजन के प्रति क्रियाशीलता मतलब डी ब्लॉक के कुछ हो सकते हैं, जैसे एजी है, एयू है, धातु की मतलब कम क्रियाशील में कौन आते हैं, कम क्रियाशील में आता है एजी है, एचजी है, एयू है, ये कम क्रियाशील आते हैं जिनको नोबल मेटल हम बोलते हैं। तो ये हमारे पास करना क्या है पहले वो समझ लें, हमें इस ऑक्सीजन को हटाना है। तो हम इस ऑक्सीजन को हटाएं तो उससे पहले हम ये देखें कि मेटल ऑक्साइड बन कैसे रहा है, ठीक है। तो इसके लिए क्या मैं इसको हीट करके तोड़ सकता हूं, इसको गर्म करूं तो क्या ये टूट जाएगा या नहीं टूटेगा। किसी भी मेटल ऑक्साइड का रिडक्शन डिपेंड करता है कि मेटल ऑक्साइड कैसा है, उसके साथ जो मेटल है वो मेटल कौन सा है, साथ के साथ वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में कहां आता है, साथ के साथ उसके थर्मोडायनेमिक प्रिंसिपल पे भी डिपेंड करता है कि हीट करने पे वो टूटेगा या नहीं टूटेगा। समझ में आ गई, सीधा सा कंसेप्ट है। अगर मेटल का ऑक्सीजन के प्रति प्यार ज्यादा है तो इसको हटाने में जोर आएगा, और यदि मेटल का ऑक्सीजन के प्रति प्यार कम है तो ये इजी वे में हट जाएगी। किन मेटल का ऑक्सीजन के प्रति प्यार अधिक होता है, जो अत्यधिक क्रियाशील धातु होते हैं, एस ब्लॉक मेटल प्लस एल्यूमिनियम, ये अत्यधिक क्रियाशील धातु होते हैं, इनका ऑक्सीजन के लिए प्यार बहुत ज्यादा होता है, तो इनको रिड्यूस करना आसान काम नहीं है। दूसरा, यदि धातु की ऑक्सीजन के प्रति क्रियाशीलता कम है, अर्थात कम लव करता हो ऑक्सीजन से, वो कौन से हैं, कम क्रियाशील है, और इनको हम आसानी से हटा सकते हैं। इन सब के लिए हमें एक एलिगम डायग्राम का अध्ययन करना पड़ेगा, और वो एलिगम डायग्राम क्या है उसके बारे में बात करते हैं।
ठीक है, मिटाऊं? अब तक केवल मैंने कंसेप्ट बताया कि हमें करना क्या है। इसके लिए अगर कंसेप्ट देखें तो हमारे पास है, पहला कंसेप्ट आता है पायरो मेटलर्जी, तापीय धातु कर्म, या फिर इसका मतलब क्या है, मेटल ऑक्साइड का ताप के द्वारा अपचयन। मतलब हम हीट करके उसको गर्म करके उसका क्या अपचयन कर सकते हैं, क्या तोड़ सकते हैं क्या, या फिर मैं बोल दूं मेटल ऑक्साइड का तापीय अपघटन। पायरोमेटलर्जी किसको बोलते हैं कि जो मेटल ऑक्साइड हमारे पास बना है MxOY, इसको मैं हीट करके तोड़ दूं, हीट करके मैं इसको तोड़ दूं XM+Y/2O2, तो इसके लिए मुझे क्या देना पड़ रहा है, ताप देना पड़ रहा है। क्या गर्म करने पे मेटल ऑक्साइड विघटित होगा या नहीं होगा, वो डिपेंड किस पे करेगा। इसके लिए हमें एक आरेख का अध्ययन करना पड़ता है जिसके हम बोलते हैं एलिंगम डायग्राम। तो मैं बोल रहा हूं किसी भी मेटल ऑक्साइड का तापीय अपघटन होगा या नहीं होगा निर्भर करता है एलिंगम डायग्राम पे। एलिंगम डायग्राम पे, इसको मैं शॉर्ट में बोलूंगा ईडी। एलिंगम डायग्राम पे अभी बताएंगे क्या है एलिंगम आरेख। इस पे निर्भर करता है कि किसी भी मेटल ऑक्साइड का तापीय अपघटन होगा या नहीं होगा, गर्म करने पे वो टूटेगा या नहीं होगा, गर्म करने पे वो ऑक्सीजन को छोड़ेगा या नहीं छोड़ेगा, छोड़ेगा, बट कितने टेम्परेचर पे छोड़ेगा। पता लगे कि कोई मेटल ऑक्साइड ऑक्सीजन को छोड़ तो रहा है पर बहुत ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ रहा है, तो बहुत ज्यादा टेम्परेचर का प्रोडक्शन करने के लिए, अत्यधिक ताप पैदा करने के लिए आपको फ्यूल चाहिए, ईंधन चाहिए, और ईंधन फोकट में नहीं आता है, उसके लिए पैसे लगते हैं, और अगर पैसे लगे तो वो आर्थिक रूप से वो प्रक्रिया स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि फिर लागत बहुत ज्यादा हो जाएगी, और लागत बहुत ज्यादा हो गई। तो हमने ये पढ़ा था मेटलर्जी की शुरू में कि मेटलर्जी किसको बोलते हैं कि और से आसानी से कम खर्चे में धातु को प्राप्त करना क्या कहलाता है, धातु क्रम कहलाता है। तो अगर बहुत ज्यादा हीट पे टूट रहा है तो टेम्परेचर बहुत ज्यादा दे दिया, टेम्परेचर बहुत ज्यादा के लिए ईंधन चाहिए, ईंधन का खर्चा चाहिए, तो आर्थिक रूप से वो मेथड स्वीकार्य नहीं है। तो क्या मेटल ऑक्साइड किस टेम्परेचर पे टूटेगा, अगर लो टेम्परेचर पे टूट रहा है तो डायरेक्ट हीट करके करवा देंगे, और अगर लो टेम्परेचर पे नहीं टूट रहा, बहुत ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ रहा है, तो फिर हम उसको हीट करके रिड्यूस नहीं करवाएंगे, क्योंकि वो आर्थिक रूप से स्वीकार्य नहीं है। और अब रियल खेल स्टार्ट होता है, वो स्टार्ट होता है एलिंगम डायग्राम से। तो अब मैं बात करूंगा एलिंगम आरेख की, इसको आप नोट कर लें, हेडिंग नई सीरीज से डलेगी। और एलिंगम आरेख क्या है, अब इसके पॉइंट को समझेंगे केक को कि एलिंगम डायग्राम है क्या, उसको समझेंगे भैया। तो हेडिंग डाल दूं मैं
एलिंगम डायग्राम ईडी या एलिंगम आरेख या एलिंगम ग्राफ। अब एलिंगम डायग्राम है क्या? ठीक है, सबसे पहले ये है क्या, इसको देखो। ग्राफ बिटवीन लिखा जाता है यार, ग्राफ बिटवीन टेम्परेचर एंड डेल जी। ये ग्राफ है टेम्परेचर और डेल जी, जिसको गिब्स फ्री एनर्जी बोलते हैं, फॉर फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड, सल्फाइड एंड हेलाइड। तो हमें किसका पढ़ना है? ऑक्साइड का। मतलब या फिर मैं बोल दूं ऑक्साइड, सल्फाइड व हेलाइड मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड, मेटल सल्फाइड व हेलाइड के निर्माण के दौरान डेल जी व तापमान मतलब टेम्परेचर के मध्य का आरेख ईडी कहलाता है। मतलब क्या कहलाता है? एलिंगम डायग्राम कहलाता है। अभी बात करेंगे इसकी, देखें आप इधर, इसको समझे। मैंने क्या बोला है कि ग्राफ बिटवीन टेम्परेचर और डेल जी और टेम्परेचर में क्या रिलेशन आया है? जब मेटल ऑक्साइड का निर्माण कर रहे हैं या सल्फाइड का निर्माण कर रहे हैं या हेलाइड का निर्माण कर रहे हैं, तो पहले बात तो किसने ये बनता है कि एलिंगम डायग्राम किसका है? मेटल ऑक्साइड के निर्माण का, मेटल सल्फाइड का निर्माण का, मेटल हेलाइड का निर्माण का। मतलब जब ये इनका निर्माण होता है तो डेल जी और टेम्परेचर के बीच में कैसा ग्राफ आता है, उसके रिगार्डिंग ये ग्राफ है। तो फिर मैंने नीचे लिखा मेटल ऑक्साइड, सल्फाइड व हेलाइड के निर्माण के दौरान डेल जी व तापमान के मध्य का आरेख ईडी कहलाता है। तो हमें यहां है तो 3 का, बट हम अध्ययन किसका करेंगे? मेटल ऑक्साइड का, क्योंकि हमें मेटल ऑक्साइड का क्या करवाना है? रिडक्शन करवाना है। तो देखिए आप इधर, ये मेटल, तो यहां मैं बोलूं मेटल का दहन या फिर मेटल ऑक्साइड का निर्माण। बात एक ही हो गई, मेटल का दहन या मेटल ऑक्साइड का निर्माण, क्योंकि मेटल को ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करोगे तो मेटल ऑक्साइड बनेगा। तो गर्म कर रहे हो तो इसका मतलब मेटल का दहन हो गया। तो क्या होगा? अक्स M प्लस Y/2O2, ये सॉलिड है और ये गैसियस है। और मेटल ऑक्साइड का निर्माण होगा M अक्स OY। किसका निर्माण हुआ? मेटल ऑक्साइड का निर्माण हुआ और ये क्या बना? सॉलिड। ये मेटल ऑक्साइड का क्या किया मैंने? दहन किया है, मेटल का दहन किया है। अब हम गिब्स, एक इक्वेशन पढ़ते हो आप, थर्मोडायनेमिक्स में आपने इक्वेशन पढ़ी होगी कि डेल जी बराबर डेल एच माइनस टी डेल एस, ये इक्वेशन पढ़ी होगी आपने। तो मैं बोल दूं दहन अभिक्रिया के लिए डेल एच क्या होता है? नेगेटिव होता है। दहन अभिक्रिया के लिए डेल एच ऑलवेज नेगेटिव होता है। अच्छा ये पता है ना डेल एच क्या है? एंथैल्पी परिवर्तन। डेल एच क्या है? एंथैल्पी परिवर्तन। टी क्या है? तापमान। डेल एस क्या है? एंट्रोपी परिवर्तन, एंट्रोपी परिवर्तन। और डेल जी क्या है? गिब्स ऊर्जा। ठीक है, तो डेल जी, डेल एच, टी, डेल एस, इसका मतलब इसके लिए हम निकालेंगे
तो हम बोलेंगे डेल जी और टेम्परेचर के मध्य का ग्राफ, इसके बीच का ग्राफ जब मेटल ऑक्साइड का निर्माण होता है तो मैंने बोला दहन अभिक्रिया के लिए डेल एच ऑलवेज क्या होता है, नेगेटिव होता है। ओके, अब यहां पे एंट्रोपी बढ़ी या घटी गैसियस, तो एंट्रोपी डेल एस क्या आई है, नेगेटिव, एंट्रोपी डिक्रीज हुई है, एंट्रोपी डिक्रीज हुई है। ठीक है, तो यहां से आपके पास केस जनरेट हो जाता है लो टेम्परेचर पे और हाई टेम्परेचर पे, यहां से दो केस जनरेट होंगे आपके पास। तो मैं केस बोल रहा हूं, केस फर्स्ट देखें, केस फर्स्ट। अब समझना, पहले बोल रहा हूं एट लो टेम्परेचर और दूसरा एट हाई टेम्परेचर। ये ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो रहा है लो टेम्परेचर पे और हाई टेम्परेचर पे। लो टेम्परेचर पे क्या होगा, जब टेम्परेचर आपने कम रखा है, टेम्परेचर आपने कम रखा है, तो टेम्परेचर डेल एच तो नेगेटिव है, तो टेम्परेचर कम रखा है तो टी डेल एच लेस देन डेल एच, ये कंडीशन होगी। टेम्परेचर आपने क्या रखा है, कम रखा है। ठीक है, हाई टेम्परेचर पे टी डेल एच इज ग्रेटर देन डेल एच, दो कंडीशन हो गई है। एट लो टेम्परेचर मेटल ऑक्साइड का फॉर्मेशन लो टेम्परेचर पे और मेटल ऑक्साइड का फॉर्मेशन हाई टेम्परेचर पे। हाई टेम्परेचर पर टी डेल एच ग्रेटर हो गया डेल एच से, अगर ये ज्यादा हो गया इससे तो डेल जी क्या आएगा, पॉजिटिव। तो इस कंडीशन में डेल जी क्या आएगा, पॉजिटिव, पॉजिटिव आएगा। और इस कंडीशन में जब डेल एच ज्यादा है टी डेल एच से, तो यहां क्या आएगा, डेल जी क्या आएगा, नेगेटिव। और हमें पता है डेल जी नेगेटिव आता है तो प्रक्रिया स्वतः होती है, स्वतः प्रक्रिया होती है, और डेल जी पॉजिटिव आता है तो रिएक्शन वापस बैकवर्ड डायरेक्शन में आना स्टार्ट हो जाती है। अरे खुद दिमाग लगाओ, कॉमन सेंस सा बात है। टेम्परेचर बढ़ाओगे भाई, एक निश्चित टेम्परेचर पे, लो टेम्परेचर पे मेटल ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो रहा है, टेम्परेचर अगर बढ़ा दिया तो मेटल ऑक्साइड वापस से टूटना स्टार्ट हो जाएगा और डेल जी पॉजिटिव हो जाएगा। यही तो बोला, एट हाई टेम्परेचर टी डेल एस ज्यादा हो गया डेल एस से, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो मेटल ऑक्साइड डिकम्पोज होना स्टार्ट हो जाएगा, विघटित होना स्टार्ट हो जाएगा, वापस से रिएक्शन इधर आ जाएगी, मेटल में अपचयित हो जाएगा। तो यहां जो डायग्राम आता है, तो यहां दो पॉसिबिलिटी आई, टी डेल एस इज ग्रेटर देन डेल एच, और ये दो कंडीशन, हाई टेम्परेचर पे डेल जी पॉजिटिव आएगा, डेल जी नेगेटिव आएगा। कॉमन सेंस टेम्परेचर बढ़ाने पर मेटल ऑक्साइड विघटित होना स्टार्ट कर देगा, विघटित होना स्टार्ट हो जाएगा, विघटित होना स्टार्ट कर देगा। अब देखो कैसा डायग्राम आता है, यहां अगर डायग्राम निकालें डेल जी और डेल के बीच में, तो ये ऐसा डायग्राम आएगा। ये यहां लिया मैंने 0 और ये डेल जी, और इधर लिया मैंने टेम्परेचर, इधर से इधर टेम्परेचर बढ़ रहा है, और डेल जी यहां 0 से ऊपर, यहां डेल जी पॉजिटिव आएगा, और यहां इधर नीचे की तरफ कौन आएगा, डेल जी नेगेटिव आएगा। जितना ज्यादा नेगेटिव होगा डेल जी, जितना ज्यादा नेगेटिव होगा मेटल ऑक्साइड उतना ही क्या होगा, स्टेबल होगा। डेल जी जितना ज्यादा नेगेटिव होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, मेटल ऑक्साइड स्टेबल होगा। तो यहां ऐसा कुछ आता है, जैसे एक मेटल ऑक्साइड ऐसा आया, दूसरा ऐसा आया, तीसरा ऐसे आया, तो ये अभी मैं केवल 2 बना देता हूं। एक ये आया, ठीक है, दूसरा ये आया, ठीक है, इसको मैं बोल देता हूं M1O मेटल ऑक्साइड फर्स्ट, और ये M2O, दो मेटल ऑक्साइड के मैंने एलिगम डायग्राम बनाए हैं।
तो इस टेम्परेचर पे ये जीरो को टच कर रहे हैं, मतलब ये वाला टेम्परेचर, इसको T1 बोल देता हूं, ये वाला टेम्परेचर T2 बोल देता हूं, ठीक है। तो T1 टेम्परेचर तक इस M2O ऑक्साइड का डेल जी नेगेटिव था। जैसे T1 टेम्परेचर हुआ, इसका डेल जी पॉजिटिव हो गया, मतलब T1 टेम्परेचर पे ये मेटल ऑक्साइड विघटित होना स्टार्ट कर देगा, डेल जी पॉजिटिव आ जाएगा। T1 टेम्परेचर से पहले स्टेबल है, ये वाला M1O है वो T2 टेम्परेचर तक स्टेबल है। जैसे ही इससे ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो ये जीरो को क्रॉस कर जाएगा, डेल जी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, मेटल ऑक्साइड क्या हो जाएगा, विघटित होना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो थ्योरेटिकल वो लिख देता हूं, M2O T1 टेम्परेचर तक स्टेबल है, इसके बाद विघटित होना प्रारंभ कर देता है। और M1 ऑक्साइड जो है, M1 जो ऑक्साइड है, ये ऑक्साइड बना ना, ये रिएक्शन लिख दो, मेटल और ऑक्सीजन रिएक्ट करके ये आया है, तो T2 तक स्टेबल है, क्योंकि T2 तक इसका डेल जी नेगेटिव है, उसके बाद डेल जी क्या हो गया, इसका पॉजिटिव हो गया, स्टेबल है, इसके बाद विघटित होना प्रारंभ कर देता है, प्रारंभ कर देता है। अब ये देखो, अब क्या मैं इससे मेटल ऑक्साइड की स्टेबिलिटी चेक कर सकता हूं क्या? डेफिनेटली कर सकता हूं। जिसका डेल जी मोर नेगेटिव, जिसका डेल जी जितना ज्यादा नेगेटिव आएगा वो उतना ही ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि डेल जी नेगेटिव ज्यादा है तो रिएक्शन आगे की तरफ जा रही है, और डेल जी का पॉजिटिव होना स्टार्ट हो गया, वो डिकम्पोज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं ये बोल दूं, डेल जी मोर नेगेटिव तो मोर स्टेबल ऑक्साइड, डेल जी मोर नेगेटिव तो मोर स्टेबल ऑक्साइड। अब मैं बोलूं ज्यादा डेल जी नेगेटिव किसका है, M2O का या M1 का? तो यहां M2O का डेल जी नेगेटिव यहां है, इसका डेल जी नेगेटिव यहां है, ज्यादा नेगेटिव में किसका है, M1O का ज्यादा नेगेटिव है। तो यहां पे इस एलिगम डायग्राम से मैं बोल रहा हूं M1 ऑक्साइड की स्टेबिलिटी M2 ऑक्साइड से क्या है, ज्यादा है, ये आ गया स्टेबिलिटी। अब देखो, जिसका डेल जी लेस नेगेटिव है, जिसका डेल जी मोर नेगेटिव है, वो हाई टेम्परेचर पे जीरो को टच करता है। जिसका डेल जी मोर नेगेटिव है वो हाई टेम्परेचर पे जीरो को टच करता है, मतलब उसको डिकम्पोज होने के लिए ज्यादा टेम्परेचर चाहिए, और जिसका डेल जी कम नेगेटिव है वो लो टेम्परेचर पे जीरो को टच करता है। ये सारी चीज मैं लिखाने वाला हूं, तो ये समझ में आ गया एलिंगम डायग्राम का मतलब क्या है। इसका डायग्राम हम ड्रा करेंगे उस इक्वेशन से, तो यहाँ डेल जी नेगेटिव और ये डेल जी पॉजिटिव एट लो टेम्परेचर पे। तो लो टेम्परेचर पे, तो इसके बाद में इसके लाइन लिखना स्टार्ट करता हूं, इसके पॉइंट लिखना स्टार्ट करता हूं। वो पॉइंट आप समझिएगा कि वो पॉइंट क्या क्या है। मिटाऊं? चलो अब समझना भैया, अभी बड़ी प्रोसेस है ये, छोटी नहीं है, एक एक चीज को समझाते हुए जा रहा हूं मैं आगे। मैं बोल रहा हूं फर्स्ट पॉइंट, रूम टेम्परेचर या कमरे के ताप पर कमरे के ताप पर या निम्न ताप पर, भाई टेम्परेचर कम रखा है आपने, तो टेम्परेचर कम रखा है, तो टेम्परेचर कम इधर हुआ तो डेल जी सबका क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। नेगेटिव रहेगा तो क्या है, स्टेबल। ये बोला डेल जी मोर नेगेटिव तो मोर स्टेबल। तो बोलो कमरे के ताप पर या निम्न ताप पर मेटल ऑक्साइड, धातु ऑक्साइड स्थायी होता है, ठीक है, स्वतः अपघटन नहीं होता है। ये फर्स्ट पॉइंट।
ये फर्स्ट पॉइंट। कमरे के ताप पर या निम्न ताप पर जब टेम्परेचर कम रखा हुआ है तो डेल जी नेगेटिव रहेगा। मैं बोल रहा हूं धातु ऑक्साइड स्थायी होता है, स्वतः अपघटन उसका नहीं होता है। सेकंड पॉइंट, परंतु जैसे जैसे तापमान बढ़ाया जाता है, प्रत्येक मेटल ऑक्साइड एक निश्चित तापमान पर विघटित हो जाता है। ये सेकंड पॉइंट बोल रहा हूं, परंतु जैसे जैसे तापमान बढ़ाया जाएगा, जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो एक निश्चित तापमान पे उस मेटल ऑक्साइड का टूटना क्लियर है, टूटेगा। जैसे ये वाला टूटा T1 पे, ये वाला टूटा T2 पे, एक निश्चित तापमान पे वो टूटेगा। तो मैंने क्या लिखा, परंतु जैसे जैसे तापमान बढ़ाया जाता है प्रत्येक मेटल ऑक्साइड एक निश्चित तापमान पर विघटित हो जाता है, परंतु उसके लिए तापक्रम हमें क्या चाहिए, अत्यधिक चाहिए। ठीक है, परंतु केवल Ag, Hg व Au, सिल्वर, मरकरी और गोल्ड के ऑक्साइड बिना किसी अपचायक की सहायता से गर्म करने पर विघटित होते हैं। ठीक है, मतलब मैं क्या बोल रहा हूं, मैंने ये बोला है कि परंतु केवल Ag, Hg व Au के ऑक्साइड बिना किसी अपचायक की सहायता से गर्म करने पर विघटित होते हैं या अपचयित होते हैं। अन्य धातु ऑक्साइडों के विघटन के लिए अत्यधिक तापक्रम चाहिए। मतलब यही है जो नॉर्मल टेम्परेचर, थोड़ा सा टेम्परेचर देने पे विघटित हो जाते हैं। बाकी इधर वाला ये कहानी मिटा दूं, मैं इसको रहने देता हूं, ये तो मुझे चाहिए एक एक चीज एक्सप्लेन करने के लिए। तीसरा पॉइंट क्लियर। फोर्थ पॉइंट, अन्य धातु ऑक्साइड के विघटन के लिए अत्यधिक ताप की आवश्यकता होती है। अत्यधिक ताप की आवश्यकता होती है और अत्यधिक तापमान का उत्पादन आर्थिक रूप से स्वीकार्य नहीं है। यह पॉइंट हो गया आपका फोर्थ। क्या बोला कि केवल Ag, Hg और Au के जो ऑक्साइड है ना, इन्हीं को हम गर्म करके अपघटित कर सकते हैं, इन्हीं को गर्म करके हम अपचयित कर सकते हैं। गर्म करके अपचयित क्यों कर सकते हैं, इसका मतलब इनके ऑक्साइड कम स्टेबल होते हैं, कम स्थायी होते हैं, इसीलिए कर सकते हैं। और कम स्थायी होते हैं वो भी बिना किसी अपचायक की सहायता से गर्म करके विघटित होते हैं। अदर किसी भी ऑक्साइड को हम गर्म करके विघटित नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि वो विघटित नहीं होगा, पक्का गर्म करने पे तो बड़े बड़े टूट जाते हैं, ये तो ऑक्साइड है, गरम करो गरम करो गरम करो, तो गरम करो गरम करो मतलब बहुत ज्यादा हीट चाहिए। अन्य के लिए ये तीनों के तो कम तापमान पे हो जाते हैं, और कम तापमान पे जो कम तापमान पे विघटित हो रहा है वो कम स्टेबल है, अधिक तापमान पे विघटित हो रहा है वो अत्यधिक स्टेबल है। तो मैं ये भी बोल दूं, जो मेटल ऑक्साइड
जो मेटल ऑक्साइड कम तापमान पर विघटित होता है वो कम स्थायी है, वो कम स्थायी है। और जो अधिक तापमान पर और जो कम स्थायी है तथा उसका डेल जी लेस नेगेटिव है, ये भी बोल दूं, तथा उसका डेल जी लेस नेगेटिव है, ये बोल सकता हूं। और जो मेटल ऑक्साइड अत्यधिक तापमान पर विघटित होता हो वो अधिक स्थायी है। उसका डेल जी मोर नेगेटिव है, ये समझ में आ गई ना बात। उसका डेल जी मोर नेगेटिव है। अब देखो जैसे M2 तो T1 पे ही कम तापमान पे ही डिकम्पोज हो गया, M1 ऑक्साइड है वो T2 पे भी डिकम्पोज हो रहा है, तो M1 ऑक्साइड का डेल जी ज्यादा नेगेटिव है, नीचे नेगेटिव बढ़ रहा है, और ये डेल जी लेस नेगेटिव है। ऐसे बोल सकता हूं, जिनके कम तापमान पे जीरो को टच करते हैं, जिनका एलिंगम डायग्राम कम तापमान पे जीरो को टच करते हैं वो कम स्थायी है, और जो उच्च तापमान पे जीरो को टच करते हैं वो ज्यादा स्थायी है। उच्च तापमान पे मतलब जीरो को टच करेंगे तभी तो विघटित होना स्टार्ट होंगे ना। तो ये अलग से एक पॉइंट लिखाया है, एक एक चीज मैं क्लियर कर रहा हूं और होपफुली समझ में आ भी रहा है। मैं फिर बोल रहा हूं, क्वेश्चन मेटलर्जी का सबसे पहला एलिगम डायग्राम से ही बनता है और एकदम कंसेप्चुअल क्वेश्चन आता है, और समझ लो, फोड़ के रख दोगे क्वेश्चन का, कोई लेवल कैसा भी लेवल हो आप आराम से कर दोगे, अगर आपको मैं जो बोल रहा हूं वो एक एक लाइन समझ में आ रही है। तो ये बोला अन्य धातु ऑक्साइड के विघटन के लिए अत्यधिक ताप की आवश्यकता होती है और अत्यधिक तापमान का उत्पादन आर्थिक रूप से स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज्यादा उत्पादित करोगे तो फ्यूल चाहिए, फ्यूल फोकट में नहीं आता है, पैसे लगते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया। ठीक है, अब मैं बोलूं पांचवा पॉइंट, वे मेटल ऑक्साइड, जैसे मैंने यहां बोला वे मेटल ऑक्साइड जिनका ग्राफ कम तापमान पर डेल जी में, डेल जी ये वाला डेल जी में शून्य मान को स्पर्श करता है, वह मेटल ऑक्साइड जिनका ग्राफ कम तापमान पर डेल जी में शून्य मान को टच करता है या स्पर्श करता है, लेस स्टेबल है, जैसे Ag2O, HgO, Au2O, इनके वाले ये कम स्टेबल है, मतलब ये कम तापमान पे ही जीरो को क्या कर जाएंगे, टच कर जाएंगे। ठीक है, तथा वे मेटल ऑक्साइड जिनका ग्राफ अधिक तापमान पर डेल जी में शून्य मान को स्पर्श करता है, अधिक स्थायी है। अब अधिक स्थायी किसका जाएंगे, मोर रिएक्टिव मेटल ऑक्साइड, मोर रिएक्टिव मेटल के ऑक्साइड कौन है, एस ब्लॉक एल्यूमिनियम प्लस डी ब्लॉक ऑक्साइड। क्लियर, यहां तक समझ में आ गई कहानी, होपफुली समझ में आ गया होगा एक एक पॉइंट। ये 5 पॉइंट मैंने लिखाए हैं और 500 पॉइंट समझ में आना चाहिए, नोट कर ले भैया। सेट है, चले आगे, स्क्रीनशॉट मार दिया।
चलो अब देखो, ग्राफ में पोजीशन भी बताएंगे कि कौन सा कहां आएगा। अब आगे बोल रहा हूं मैं, आगे वाला पॉइंट 5 पॉइंट में लिखा हूं, छठवां पॉइंट क्या बोल रहा है वो देखिए भैया। पॉइंट नंबर 6, 5 पॉइंट लिखा हूं, छठवां पॉइंट एलिगम डायग्राम के ग्राफ के ढलान में परिवर्तन। मतलब स्लोप, जब स्लोप बनाओगे, ग्राफ सबको बनाना आता होगा, मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हो, ग्राफ के ढलान में परिवर्तन धातु की अवस्था परिवर्तन को दर्शाता है। धातु की अवस्था परिवर्तन को दर्शाता है। जहां स्लोप में चेंज हुआ है, जैसे कई बार आप एलिगम डायग्राम देखोगे तो ऐसा आएगा, ठीक है, ये डेल जी है और ये टेम्परेचर है। अब कई बार आप देखोगे तो ग्राफ ऐसा ऐसा चलेगा, पहले सीधा चला है, फिर ऐसे चला है, फिर ऐसे चला गया। तो इसमें ये स्लोप में परिवर्तन हुआ है। ये देखो यहां पे, इसको मैं बोलूं T1, इसको मैं बोलूं T2। ये स्लोप मतलब स्लोप में मतलब जो एंट्रोपी स्लोप को रिप्रेजेंट कर रही है, तो ये स्लोप में परिवर्तन हुआ है। तो यहां मेटल ऑक्साइड कैसा होता है, सॉलिड होता है। मेटल ऑक्साइड कैसा होता है, सॉलिड होता है। तो यहां पे सॉलिड था और यहां हो गया लिक्विड और यहां हो गया गैस, गैसियस स्टेट में आ गया। तो यहां सॉलिड से लिक्विड इस टेम्परेचर पे आया। तो ये T1 टेम्परेचर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मेल्टिंग पॉइंट को। और T2 लिक्विड से गैसियस हो गया इस टेम्परेचर पे, तो T2 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बॉइलिंग पॉइंट को। मतलब ये क्वथनांक हो गया और ये गलनांक हो गया। तो अगर स्लोप में परिवर्तन आया है तो वो उसके इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। अब देखो, अब क्या आपके दिमाग में अक्सर क्या एलिगम डायग्राम हमें याद रखना पड़ेगा, नहीं, याद नहीं रखना। क्वेश्चन आता है तो एलिगम डायग्राम आपको दिया हुआ जा सकता है। अब मैं 7वां पॉइंट बता रहा हूं, देखो इधर 7वां पॉइंट बता रहा हूं। जैसे ये आपके पास 2 मेटल ऑक्साइड है, ये पॉजिटिव है, अबे तो ये भी बड़ा परेशान कर रहा है, सीधी सीधी लाइन आ नहीं रही है, दोबारा लिख देते हैं। ये क्यों नाराज, इसको नाराज क्यों करे भैया। ये 0, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव कौन है, डेल जी। और इधर कौन है, टेम्परेचर। ये टेम्परेचर इधर से इधर बढ़ रहा है, डेल जी नेगेटिव की तरफ जा रहा है। मान लो एक डायग्राम ऐसा आया और दूसरा ऐसा आया, तो इस टेम्परेचर से पहले, ठीक है, इसको ऐसे रिप्रेजेंट हम कर सकते हैं कि मान लो ये मैंने बोला M डेस O Y और इसको मैंने बोला M2OY, 2 मेटल ऑक्साइड मैंने बोला। तो यहां से इस टेम्परेचर से पहले, मतलब इसको मैं बोलता हूं T1, T1 से पहले M2O ऑक्साइड का डेल जी नेगेटिव है। T1 के बाद M1OY का ऑक्साइड डेल जी इसका नेगेटिव हो गया, तो चेंज हो गया ना।
कि T1 टेम्परेचर से पहले M2O ऑक्साइड का डेल जी ज्यादा नेगेटिव था, उसके बाद M1 ऑक्साइड का हो गया, T1 टेम्परेचर के बाद M1 ऑक्साइड का डेल जी क्या हो गया, ज्यादा नेगेटिव हो गया, ये ऊपर चला गया। ठीक है, अब एलिंगम डायग्राम के लिए एक लाइन लिखते हैं कि एलिंगम डायग्राम में जो नीचे की तरफ मेटल है वो अपने से ऊपर वाले मेटल ऑक्साइड का अपचयन कर सकता है। इसको ऐसे समझे, ठीक है, ऐसे समझे। देखो एक एग्जांपल लेता हूं मैं, मान लो ये 0, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव और ये डेल जी, ठीक है, ये लो। अब ये तो मैंने लिखा, मान लो ये वाला तो है MgO का और ये वाला है ZnO का, ठीक है, ये MgO बना और ये ZnO बना। MgO का डेल जी क्या है, ज्यादा नेगेटिव है, तो यहां मान लो इसका तो मान लेता हूं -800 और इसका मान लेता हूं -500। क्लियर, समझ में आ गई बात? समझना इस चीज को समझना। इसके बाद एक पॉइंट बनाऊंगा मैं, उस पॉइंट की थोड़ी यहीं से आएगी निकल के। ये दो मैंने एग्जांपल, एक मैग्नीशियम ऑक्साइड और एक जिंक ऑक्साइड। तो यहां से मैं क्या बोलूं कि जब MgO बना है Mg + ½ तो MgO बना और इसका डेल जी कितना आया, -800। और यहां से जिंक + ½ जब ZnO बना तो इसका डेल जी कितना आया, -500। ओके, यहां तक क्लियर? ये कहानी क्लियर हो गई, समझ में आ गया? अब देखना इधर, अब मैं क्या करता हूं कि मैं इसको उल्टा लिख देता हूं रिएक्शन को, कि ZnO और Zn + ½ उल्टा करके लिखा तो डेल जी कितना हो गया, +500 हो गया। उल्टा कर दिया रिएक्शन को, डेल जी का साइन चेंज हो गया। और Mg + ½ और बन गया MgO, इसका डेल जी कितना आया, -800। इनको मैं आपस में बैलेंस कर देता हूं, ऑक्सीजन से ऑक्सीजन कैंसिल आउट हो गया, मैग्नीशियम + ZnO और इधर क्या बन गया, MgO + जिंक। क्या जिंक ऑक्साइड का रिडक्शन हो गया? क्या जिंक ऑक्साइड का रिडक्शन हो गया? क्या किसने किया? मैग्नीशियम ने कर दिया। भाई मतलब जिसका डेल जी मोर नेगेटिव है वो लेस नेगेटिव डेल जी वाले मेटल ऑक्साइड का रिडक्शन कर सकता है। यही था, जिसका डेल जी मोर नेगेटिव, मैग्नीशियम का डेल जी मोर नेगेटिव था, तो रिएक्शन ओवरऑल क्या हो गई, ओवरऑल -300 आ गया, डेल जी हो जाएगी स्पॉन्टेनियस, अपने आप हो जाएगी स्पॉन्टेनियस। ओवरऑल डेल जी कितना आ गया, -300 आ गया। तो मैं ये बोल दूं कि जिसका डेल जी मोर नेगेटिव है वो कम डेल जी नेगेटिव वाले मेटल ऑक्साइड का अपचयन कर सकता है। क्या यहां जिंक ऑक्साइड का जिंक में अपचयन हो गया? क्या हो गया ना? तो इसके लिए मैं ये लाइन लिख सकता हूं, ठीक है, इसके लिए मैं एक लाइन लिख सकता हूं, और पॉइंट नंबर आता है 7। जिस मेटल ऑक्साइड का डेल जी मोर नेगेटिव है ऑक्साइड का डेल जी मोर नेगेटिव है, वो कम डेल जी नेगेटिव, कम डेल जी नेगेटिव वाले ऑक्साइड का अपचयन कर सकता है। अब डेल जी नेगेटिव ज्यादा किसका होगा? जो नीचे की तरफ आएगा। कम किसका होगा? जो ऊपर की तरफ आएगा। यही तो है भाई, Mg का डेल जी मोर नेगेटिव बोला तो Mg नीचे की तरफ आ रहा है, जिंक कहां जा रहा है? ऊपर की तरफ जा रहा है। बट वो इस टेम्परेचर से पहले करेगा, इस T1 टेम्परेचर से पहले। इसके बाद तो कहानी चेंज हो गई है, इस टेम्परेचर से पहले ही कर देगा वो। इसके बाद तो जिंक मैग्नीशियम का करना स्टार्ट कर देगा।
आगे ना बात समझ में। तो जिस मेटल ऑक्साइड का डेल जी मोर नेगेटिव है वो कम डेल जी नेगेटिव वाले का और वाले ऑक्साइड का अपचयन कर सकता है। तो अब मैं फाइनलाइज करूं, पॉइंट ये लिखूं कि वो मेटल ऑक्साइड जो एलिंगम डायग्राम में नीचे की तरफ है वो अपने से ऊपर वाले मेटल ऑक्साइड का अपचयन कर सकते हैं। कर देंगे, नीचे वालों का डेल जी ज्यादा नेगेटिव हो गया ना। आगे बात समझ में। तो अब फाइनलाइज करते हैं पॉइंट नंबर 8 को। पॉइंट नंबर 8 को, वो मेटल ऑक्साइड जो एलिंगम डायग्राम में नीचे की तरफ है अपने से ऊपर वाले मेटल ऑक्साइड का रिडक्शन कर सकते हैं, परंतु जो ऊपर है वो नीचे वालों का रिडक्शन नहीं कर सकते हैं। क्लियर। एलिंगम डायग्राम का कंक्लूजन ये निकला कि नीचे वाला अपने से ऊपर वाले का क्या कर सकता है, रिडक्शन कर सकता है, ऊपर वाला नीचे वाले का रिडक्शन नहीं कर सकता। ये 8 पॉइंट है रिगार्डिंग एलिंगम डायग्राम। समझ में आ गया होगा। अब मेटलर्जी में हम कैसे रिडक्शन करेंगे भाई, गर्म करके तो कर नहीं सकते, हीट करके विघटन तो केवल Hg, Hg और Au का करेंगे, बाकी का हम किसी मेटल से रिडक्शन कराएंगे या फिर मेटल से भी रिडक्शन कराते हैं तो कोई बेनिफिशियल बात नहीं है, क्योंकि एक मेटल का रिडक्शन करवाने के चक्कर में दूसरे मेटल का तो ऑक्सीडेशन करवा रहे हो ना। जैसे अभी मैग्नीशियम ने किया तो मैग्नीशियम का तो ऑक्सीडेशन हो गया ना। तो एक बकरे को बचाने के चक्कर में दूसरे बकरे की बलि देना कहां का पुण्य काम हुआ। तो इस मेथड को भी हम यूज में लेते। एलिंगम डायग्राम केवल स्टेबिलिटी के रिगार्डिंग क्वेश्चन बताता है, हम मेटलर्जी में इसका यूज नहीं करते हैं। अब बोलो सर इतनी देर हो गई, आपने इतना कहानी बताया, अब मेटलर्जी में, तो मेटलर्जी में किससे कराएंगे उसके बारे में बात करेंगे। मेटलर्जी में हम किससे रिडक्शन करवाएंगे, बस ये तो क्वेश्चन बन जाता है कि कौन किसका कर सकता है, किस टेम्परेचर पे करेगा, तो वो एलिंगम डायग्राम देख के आप बता सकते हो। अब पोजीशन इन एलिंगम डायग्राम, कि एलिंगम डायग्राम में कौन सा मेटल कहां आएगा उसके बारे में मैं थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं आपको, वो देखें। थोड़ा सा आइडिया देता हूं कि किसका कहां आएगा। पोजीशन ऑफ मेटल ऑक्साइड इन एलिंगम डायग्राम, ये आइडिया है, आपको एक आइडिया लग जाएगा कि कौन कहां रहा है। तो देखो इधर कुछ भी नहीं है यार, ये इसका सिंपल सा कंसेप्ट में ये बता रहा हूं, ये 0 है, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। तो यहां एक कैटेगरी तो हो गई, यहां कौन आएगा, एक कैटेगरी यहां हो गई, यहां कौन आएगा बीच में, और एक कैटेगरी नीचे की तरफ कौन आएगा। डेल जी मस्ट सबसे ज्यादा नेगेटिव किसका होता है, तो यहां तो आएंगे हाईली रिएक्टिव मेटल, जो ऑक्सीजन के लिए बहुत ज्यादा एफिनिटी रखते हो वो उनका डेल जी बहुत ज्यादा नेगेटिव होगा, हाईली स्टेबल होगा। यहां आएंगे मॉडरेट रिएक्टिव मेटल, और यहां आएंगे लेस रिएक्टिव मेटल, जो कम तापमान पे डेल जी को टच करेंगे 0 पे, लेस रिएक्टिव मेटल, यहां वो आएंगे। तो ये 3 कैटेगरी होगी इसमें, हाईली रिएक्टिव मेटल। अब हाईली रिएक्टिव मेटल ये 0, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। यहां पे नीचे की तरफ कौन आएंगे, यहां पे कौन आएंगे वो देख लें। सबसे नीचे की तरफ कौन आएंगे, एस ब्लॉक,
प्लस एल्यूमिनियम, ये हाईली रिएक्टिव मेटल है, इनका डेल मोर नेगेटिव है, तो इनको कौन रिड्यूस करेगा फिर? भाई तो नीचे नीचे की तरफ रह गए, तो हम तो बोल रहे हैं नीचे वाले ऊपर वाला को कर सकता है, पर नीचे ये नीचे नीचे रह गए, इनका कैसे करेंगे रिडक्शन? तो इनके लिए अलग मेथड है। और यहां बीच में जो आएंगे ना, यहां आएंगे डी ब्लॉक। डी ब्लॉक में जैसे जिंक आ गया, पीबी आ गया, जिंक आ गया, पीबी आ गया, एमएन आ गया, क्रोमियम आ गया, टाइटेनियम आ गया, ये वाले यहां आएंगे। और यहां पे जो लेस रिएक्टिव है ना, यहां पे कौन आएगा? कॉपर आएगा, Hg आएगा, Ag आएगा और Au आएगा। अब कॉपर का स्टेबल है, जीरो को, इन तीनों को तो हम हीट करके डिकम्पोज कर सकते हैं। ये एलिगम डायग्राम का आइडिया हो गया कि कौन कहां आएगा। अब आप एनसीईआरटी में जाओगे, एलिगम डायग्राम देखोगे ना, तो समझ में आ जाएगा कि कौन कहां है। यहाँ हाईली रिएक्टिव मेटल आएंगे, वो कौन है? एस ब्लॉक प्लस एल्यूमिनियम। यहाँ मॉडरेट, जो न ज्यादा एक्टिव है न ज्यादा रिएक्टिव है, और यहाँ ये वाला आएगा। ये एलिगम डायग्राम का क्या हो गया? आइडिया हो गया। क्लियर? तो ये एलिगम डायग्राम के रिगार्डिंग मैंने आपको इंफॉर्मेशन दे दी है, कौन कैसे रिड्यूस करेगा। अब मेटलर्जी में हम कैसे रिडक्शन करवाएंगे, किसका किसके द्वारा रिडक्शन कराएंगे? तो अभी तो मैंने मेटल का ऑक्सीडेशन बताया, अब हम कार्बन का दहन पढ़ेंगे कि कार्बन से रिडक्शन करवा सकते हैं क्या। और मोस्टली मेटलर्जी में कार्बन से ही रिडक्शन करवाते हैं, एक प्रॉपर रिड्यूसिंग एजेंट देके, उसके बारे में हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आप एक बार एनसीईआरटी इसकी जरूर पढ़ें, आपको जो ई वर्कशीट दी हुई है उसमें जाके इसकी थ्योरी को पढ़े। एनसीईआरटी मस्ट है इसकी पढ़ना। और उसके बाद एनसीईआरटी के पीछे इसके रिगार्डिंग एलिगम डायग्राम के रिगार्डिंग क्वेश्चन दिए हुए हैं, कौन किसका क्या कर रहा है उसके बारे में बात करेंगे। और एलिगम डायग्राम क्या है वो मैंने बताया था कि एलिगम डायग्राम में जो नीचे की तरफ है मेटल, वो अपने से ऊपर वाले का क्या कर सकते हैं? रिडक्शन कर सकते हैं, बट ऊपर वाले नीचे वालों का क्या नहीं कर सकते? रिडक्शन नहीं कर सकते। अब नीचे कौन है, बीच में कौन है, सबसे ऊपर कौन है? एलिगम डायग्राम से हम मेटल ऑक्साइड की स्टेबिलिटी देख सकते हैं, जिसका डेल जी जितना ज्यादा नेगेटिव है वो उतना ही ज्यादा स्टेबल है, और जिनका कम ताप पे डेल जी में जीरो को टच करता है वो लेस स्टेबल है, और जो अधिक ताप पे टच करते हैं वो मोर स्टेबल है। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो मेटल ऑक्साइड एक निश्चित तापक्रम पर विघटित होगा, बट ये मेथड प्रॉपर यूज में नहीं आता, क्योंकि अत्यधिक ताप का उत्पादन आर्थिक रूप से अस्वीकार्य है। ये सब देखा था। तो मेटल ऑक्साइड का हमने कल कंबसन करवाया था, ठीक है, मेटल का कंबसन करवाया था, और उसके अकॉर्डिंग मैंने एलिगम डायग्राम बताया था। अब एलिगम डायग्राम में हमने मेटल का कंबसन करवाया, मेटल का दहन करवाया। अब हम कार्बन का कंबसन करवाते हैं, कार्बन का दहन, कि अगर कार्बन के ऑक्साइड बनेंगे, भाई एलिगम डायग्राम ऑक्साइड, सल्फाइड और हैलाइड के लिए है, यदि कार्बन के ऑक्साइड बनेंगे तो वो एलिगम डायग्राम में किस जगह आएंगे उसके रिगार्डिंग बात कर रहा हूं। तो अपना चल रहा है ईडी फॉर कार्बन ऑक्साइड, एलिगम डायग्राम वो भी किसके लिए? कार्बन ऑक्साइड के लिए। तो एलिगम डायग्राम में अपने पास तीन तरह से हम एलिगम डायग्राम कार्बन का कंबसन करवा सकते हैं। देखो, कार्बन और हाफ O2 कंबसन हो तो एक कार्बन मोनोऑक्साइड बन सकता है। कार्बन एक्सेस में O2 लिया आपने तो CO2 बन सकता है, या फिर CO का कंबसन हो जाए तब भी आपके पास CO2 बन सकता है। तो यहां तीन रिएक्शन हुई, फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड। कार्बन का कंबसन CO बना, CO का कंबसन CO2 बना, या कार्बन का एक्सेस O2 से कंबसन कराऊं तो CO2 बना। इनके अगर उसी इक्वेशन से मैं ग्राफ बनाऊं, डेल जी बराबर डेल एच माइनस टी डेल एस, ग्राफ सबको बनाना आते होंगे, आपको मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हो तो इनके लिए एलिगम डायग्राम कैसा बनेगा? ये जीरो है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, और ये डेल जी है, और इधर ये टेम्परेचर है। यहां जो एलिगम डायग्राम बनता है, भाई यहां तो कोई चेंज आएगा नहीं, सीधा स्लोप आएगा ही नहीं, स्ट्रेट स्लोप आएगा इसमें। तो यहां ये बनेगा, सीधा स्ट्रेट स्लोप आएगा नेगेटिव ही, बट सीधा। तो ये किसके लिए बनाया है? ये कार्बन O2 और ये CO2 के लिए बनाया है, ठीक है। ऐसा सीधा आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगी। अगर ऐसा आता है, किसके लिए? ये आया है CO2 के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा है? CO2। और कार्बन के लिए ऐसा आएगा,
और कार्बन के लिए ऐसा आएगा, कार्बन और ये O2 और ये CO2। तो यहां पे ये जो जहां क्रॉस हुआ है, ये जो टेम्परेचर होता है वो होता है 720 डिग्री सेल्सियस। तो इस टेम्परेचर से अगर मैं देखूं तो इसके रिगार्डिंग दो इंफॉर्मेशन मैं दे देता हूं जो आगे आपके काम में आएगी। दो इंफॉर्मेशन क्या है कि 720 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर से पहले, 720 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पहले कार्बन मोनोऑक्साइड बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है, क्योंकि इसका डेल जी मोर नेगेटिव है। पर 720 डिग्री सेल्सियस के बाद कार्बन का डेल जी मोर नेगेटिव है, इसलिए ये बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। तो दो लाइन से इसको खत्म करता हूं। पहला पॉइंट है कि 720 डिग्री सेल्सियस से पहले CO बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है, परंतु 720 डिग्री सेल्सियस के बाद कार्बन बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। तो हम क्या कर सकते हैं, CO से और कार्बन से भी हम रिडक्शन कर सकते हैं। कैसे? जैसे मान लो जिंक ऑक्साइड आया और ये CO आया, तो यहां से ये CO2 बना और ये जिंक बना। अब CO क्या हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट हो गया, इसका रिडक्शन कर रहा है, जिंक में ले आया। ऐसे अगर मैं बात करूं ZNO प्लस और ये कार्बन, तो ये कार्बन भी CO प्लस Zn, बट ये रिएक्शन तो होगी 720 डिग्री सेल्सियस से पहले, से कम टेम्परेचर पे होगी, और ये कार्बन 720 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा पे होगी। और इस टेम्परेचर के बाद जो जिंक मिलता है ना, उसकी स्टेट भी चेंज हो जाती है, गैसीय स्टेट में मिलता है। ऐसे कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड से भी हम क्या कर सकते हैं, रिडक्शन कर सकते हैं। क्लियर? समझ में आ गई बात? अब हम बात करेंगे कि ये एलिगम डायग्राम का लास्ट था, तो अब हम मेटलर्जी में कौन से मेथड यूज में लें। भाई ये तो बात हो गई, एलिगम डायग्राम से रिगार्डिंग कंसेप्ट पढ़ लिया। अब हम मेटलर्जी जब करेंगे एलिमेंट की, तो मेटल की, तो उसमें कौन सा, किस मेथड से रिड्यूसिंग हम रिडक्शन करेंगे, उसको समझने के लिए पहले हम एक पॉइंट, एक टेबल बनाएंगे हम कि किसका किसके द्वारा हम रिडक्शन करवाएंगे। वो देखें आप इधर, तो मैं यहां लिख रहा हूं अपचयन में प्रयोग की जाने वाली विधियां मेटलर्जी के दौरान या धातुक्रम के दौरान धातु ऑक्साइड के अपचयन में प्रयोग की जाने वाली विधियां। जब हम मेटलर्जी में यूज करेंगे तो कौन सी, क्योंकि मेटलर्जी में जब भी रिडक्शन करवाएंगे तो रिडक्शन तो किसी भी मेथड से करवाया जा सकता है, मेटल से भी मेटल का रिडक्शन करवाया जा सकता है, बट वहां पे हमें ऐसा मेथड यूज में लेना है जो आर्थिक रूप से स्वीकार्य हो, कम खर्चीला हो और इजीली प्रोसेस हो जाए, वो मेथड हमें यूज में लेना है। तो मैंने हेडिंग डाली है धातुक्रम के दौरान धातु ऑक्साइड के अपचयन में प्रयोग की जाने वाली विधियां। तो इसमें कौन कौन सी विधियां प्रयोग में लेते हैं। एक पहली विधि है स्मेल्टिंग, स्मेल्टिंग हिंदी में बोलते हैं प्रगलन, ठीक है, इसकी बात करेंगे हम। दूसरा अवक्षेपण के दौरान अपचयन, अवक्षेपण के द्वारा अपचयन। तीसरा धात्विक
प्रतिस्थापन, एक धातु से दूसरे धातु का क्या कर सकते हैं, प्रतिस्थापन कर सकते हैं। चौथा इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, वैद्युत अपघटनी अपचयन। अब इनके बारे में पढ़ेंगे कि कौन सा मेथड कैसा है। मैंने बोला एलिंगम डायग्राम से हम रिडक्शन नहीं करवाते हैं, केवल उससे रीजनिंग क्वेश्चन बनता है। मेटलर्जी में हम स्मेल्टिंग करवा सकते हैं, अवक्षेपण के द्वारा अपचयन कर सकते हैं, जिसको हाइड्रोमेटलर्जी हम बोलते हैं, मेक आर्थर प्रोसेस, उसके बारे में बात करेंगे। धात्विक प्रतिस्थापन या विद्युत अपघटनी अपचयन, ये हम इतने तरीके से अपचयन किया जा सकता है। बट अब कौन से मेटल की मेटलर्जी में कौन सा मेथड काम में लेंगे, ठीक है, उसके बारे में आप देखें, इधर समझना आप भैया। अगर आप सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये होती है हाईली रिएक्टिव। एक होता है सेल्फ रिडक्शन, ऑटो रिडक्शन या सेल्फ रिडक्शन, सब पढ़ेंगे डिटेल से। अभी एक एक चीज को समझे। यहां पे थोड़ा सा हो सकता है आपको कनेक्ट करने में प्रॉब्लम आए, बट ऐसा नहीं है। हाईली रिएक्टिव है सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। अगर इनकी मेटलर्जी की बात कर रहे हैं तो इनके लवण का हम रिडक्शन करवाएंगे, तो वो रिडक्शन किससे करवाएंगे, क्योंकि ये तो एलिगम डायग्राम में नीचे की तरफ आएंगे, इनका रिडक्शन कौन करेंगे, तो इनके रिडक्शन हम करवाते हैं बाय इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। भाई इनका क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। वैद्युत अपघटनी अपचयन, हाईली रिएक्टिव है। फिर इसके अलावा एमएन, क्रोमियम, टाइटेनियम, इनका हम करवाते हैं एल्यूमिनोथर्माइड प्रोसेस, एल्यूमिनोथर्माइड प्रोसेस। इसको अलग से पढ़ेंगे हम। मैग्नीज, क्रोमियम, टाइटेनियम का हम करवाते हैं एल्यूमिनोथर्माइड प्रोसेस, मतलब रिडक्शन बाय एल्यूमिनियम। इनका एल्यूमिनियम से रिडक्शन होगा। उसके बाद जिंक, एसएन, आयरन, पीबी और कॉपर। जिंक, एसएन, आयरन, पीबी, कॉपर, ठीक है, एचजी, एजी और एयू, इन मेटल्स की मेटलर्जी है आपके। तो एजी और एयू का हम करवाते हैं हाइड्रोमेटलर्जी। बताया था ना लीचिंग में, पहले सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स बन जाता है, फिर अधिक विद्युत धनिक तत्व के द्वारा उसका क्या करवा देते हैं, अपचयन करवा देते हैं। यह है अवक्षेपण के द्वारा अपचयन, मतलब जलीय धातु क्रम, धातु क्रम या हाइड्रो अवक्षेपण के द्वारा अपचयन, अवक्षेपण के द्वारा अपचयन, इनका इससे करवाएंगे। बाकी ये जो है जिंक, एसएन, एफई और पीबी, इनका हम करवाएंगे कार्बन या कार्बन मोनोऑक्साइड रिडक्शन। किससे रिडक्शन करवाएंगे, कार्बन या कार्बन मोनोऑक्साइड से इनका रिडक्शन करवाएंगे, और इसी को हम बोलते हैं प्रगलन, स्मेल्टिंग। अभी इनको भी मैं बात करूंगा, स्मेल्टिंग का मतलब क्या है ये भी बात करूंगा, ये तो सोर्स है, ये मतलब है। तो इनका हम करवाएंगे कार्बन कार्बन मोनोऑक्साइड रिडक्शन, जिंक का, एसएन का, जैसे मैंने अभी जिंक का रिडक्शन करवाया है, पीछे बताया कार्बन से और कार्बन मोनोऑक्साइड दोनों से रिडक्शन कराया, तो इनका करवाएंगे कार्बन या कार्बन मोनोऑक्साइड से रिडक्शन। और ये जो है पीबी, कॉपर, एचजी, इनका हम करवाते हैं सेल्फ रिडक्शन। इनका हम करवाएंगे सेल्फ रिडक्शन। और पीबी और कॉपर का सेल्फ रिडक्शन भी होता है, और पीबी और कॉपर का कार्बन कार्बन मोनोऑक्साइड रिडक्शन भी होता है। डिपेंड करेगा कि आपने कैसा और लिया है, कैसा अयस्क, किस अयस्क से आप मेटलर्जी करवा रहे हो, उस पर डिपेंड करेगा। तो सिंपल सा है,
एस ब्लॉक, एल्यूमिनियम, इनका विद्युत अपघटनीय अपचयन करवाएंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन करवाएंगे। Mn क्रोमियम टाइटेनियम का एल्यूमिनोथर्माइड प्रोसेस मतलब रिडक्शन बाय एल्यूमिनियम करवाएंगे। जिंक, Sn, Fe, Pb, कॉपर, इनका कार्बन कार्बन मोनोऑक्साइड रिडक्शन करवाएंगे। Pb कॉपर Hg, इनका सेल्फ रिडक्शन करवाएंगे। Pb कॉपर को सेल्फ रिडक्शन में भी डाला है, Pb कॉपर को कार्बन कार्बन मोनोऑक्साइड रिडक्शन में भी डाला है। Ag और Au की मेटलर्जी में हम कराएंगे जलीय धातु क्रम या अवक्षेपण के द्वारा अपचयन। एक एक मेथड हम पढ़ लेंगे, क्लियर हो जाएगा कि किसका किसके द्वारा रिडक्शन करवाना है। अब सुनना, Pb है या फिर कॉपर है, यदि हाई कंसंट्रेशन और है और लो कंसंट्रेशन और है, यदि हाई कंसंट्रेशन और है मतलब उसमें मेटल की कंसंट्रेशन ज्यादा है, तब तो हम करवाएंगे सेल्फ रिडक्शन। और यदि लो कंसंट्रेशन और है तब हम करवाएंगे कार्बन कार्बन मोनोऑक्साइड रिडक्शन। ये समझ में आ गया? इसलिए मैंने इसको दोनों में लिखा है, कार्बन कार्बन लेड और कॉपर को। तो अब एक एक पढ़ेंगे कि एल्यूमिनोथर्माइड प्रोसेस क्या है, प्रगलन का मतलब क्या है, धात्विक प्रतिस्थापन, एक धातु के द्वारा दूसरे धातु का प्रतिस्थापन कैसे करते हैं, ये सब चीज हम पढ़ने वाले हैं। और साथ के साथ मेटलर्जी में हम इस मेथड से रिडक्शन करवाएंगे। क्लियर? दो चीजें पैरेलल चल रही है, इनका मीनिंग भी बताऊंगा और किस मेटल के लिए कौन सा रिडक्शन मेथड काम में लेंगे वो भी बताऊंगा। कोई डाउट? होपफुली डाउट नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं इसी को खत्म करता हूं, एल्यूमिनोथर्माइड प्रोसेस को। ये प्रोसेस क्या है, चलो पहले प्रगलन बता देते हैं। ठीक है, तो पहले प्रगलन देख ले। प्रगलन का मतलब क्या है, मिटाऊं? स्क्रीनशॉट ले ले भैया, ले लिया? चलो, ये टेबल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व होंगे आपके। ठीक है, अब मैं बात करता हूं सबसे पहले प्रगलन का मतलब क्या है, स्मेल्टिंग का मतलब क्या है। प्रगलन का मतलब क्या है, ठीक है, इसको समझते हैं। प्रगलन का मतलब क्या है, तो देखो प्रगलन का जैसे नाम में पता है, मेल्टिंग मतलब आपको जो मेटल अपचयित होने के बाद मिलेगा, भर्जित या निस्तापित अयस्क है। भाई जो ऑक्साइड मिला वो किससे मिला, या तो भर्जन से या निस्तापन से, तो ऑक्साइड मिला ना। भर्जित या निस्तापित अयस्क का जब हमने प्रगलन करवाया, प्रगलन क्या मेथड है, प्रगलन रिडक्शन का मेथड है, तो हमें धातु मिलेगा, मेटल मिलेगा, रिड्यूस होकर मेटल ऑक्साइड का रिडक्शन हो जाएगा, धातु मिलेगा। वो धातु गलित अवस्था में मिलता है, इसलिए इसको प्रगलन कहा जाता है। गलित अवस्था में मिलता है, गलन, गलित अवस्था में। तो गलित अवस्था में धातु के निष्कर्षण की विधि को गलित अवस्था में धातु के निष्कर्षण की विधि को प्रगलन कहा जाता है। गलित अवस्था में धातु के निष्कर्षण की विधि को प्रगलन कहा जाता है। तो इसमें क्या किया जाता है, भर्जित या निस्तापित अयस्क, भर्जित या निस्तापित अयस्क आपने लिया, क्योंकि भर्जित या निस्तापित से ही, या फिर मैं बोल दूं मेटल ऑक्साइड, क्या मिल गया आपको, मेटल ऑक्साइड मिल गया।
वर्जित या वर्जन और निस्तापन से मिल रहा है, इसको हम उपयुक्त अपचायक मिलाकर, उपयुक्त अपचायक कौन, कार्बन या कार्बन मोनोऑक्साइड। उपयुक्त अपचायक कौन हो गया, कार्बन हो गया या कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, मेनली ये यूज में लेते हैं, कार्बन या कार्बन मोनोऑक्साइड, इनके द्वारा रिएक्शन करवा रहे हैं। वर्जित या निस्तापित अयस्क या मेटल ऑक्साइड को उपयुक्त अपचायक, उपयुक्त अपचायक कौन, कार्बन कार्बन में मिलाकर वात्या भट्टी में, ये भट्टी का नाम है भैया, वात्या भट्टी में धातु के गलनांक से उच्च ताप पर गर्म करते हैं। अगर आपने अपचयन किया और अपचयन करने के बाद अगर धातु गलित अवस्था में मिल रहा है ना, तो उसको प्रगलन बोलेंगे। अब अपचायक जरूरी नहीं कार्बन कार्बन मोनोऑक्साइड हो, इसके अलावा कोई भी अपचायक हो सकता है, जनरली मैंने बोला है कार्बन कार्बन मोनोऑक्साइड। उपयुक्त अपचायक मिलाकर वात्या भट्टी में धातु के गलनांक से उस ताप पर गर्म करते हैं, तो यहां गलित धातु प्राप्त होती है। अब यहां मैं ये बोल दूं कि प्रगलन के दौरान अशुद्धि की प्रकृति के आधार पर उपयुक्त गालक, जिसको क्या बोला है, फ्लक्स बी मिलाया जाता है। याद करो शुरू में मैंने बोला था कि फ्लक्स क्या है, फ्लक्स अगर उसमें कोई अशुद्धि है तो उस अशुद्धि का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है उसका, हाई होता है। और मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है तो ताप अत्यधिक देना पड़ेगा, तो एक उपयुक्त फ्लक्स मिला देते हैं जिससे अशुद्धि का गलनांक क्या हो जाता है, कम हो जाता है और हमें स्लेग मिलता है। तो मैंने क्या बोला, प्रगलन के दौरान अशुद्धि की के प्रकृति के आधार पर, भाई अगर अशुद्धि बेसिक है तो एसिडिक फ्लक्स मिलाना है, एसिडिक अशुद्धि है तो बेसिक फ्लक्स मिलाना है, गालक भी मिलाया जाता है और आपको गलित धातु प्राप्त होती है। दिस इज स्मेल्टिंग, इस प्रोसेस का नाम है स्मेल्टिंग। अब देखो इधर, जैसे जेडएनओ, CO, जिंक और ये CO2, तो यहां तो ये जिंक लिक्विड मिलता है, बट ध्यान रखना जेडएनओ कार्बन जिंक यहां गैसियस स्टेट में मिल जाता है, क्योंकि ये 720 से ज्यादा टेम्परेचर पे होगी रिएक्शन। ऐसे में बात करूं SNO प्लस CO, SN प्लस CO2, कार्बन से कार्बन मोनोऑक्साइड से रिडक्शन करवाया है, SNOC SN प्लस CO2। भाई उस टेम्परेचर पे क्या ये गलन होगा या नहीं होगा वो उस पर डिपेंड करेगा। Fe2O3, ये CO से रिडक्शन करवाया आपने तो बना Fe3O4 और ये CO2, फिर Fe3O4 का रिडक्शन करवाया आपने CO से तो बना FeO प्लस CO2, फिर FeO का रिडक्शन कराया आपने CO से तो बन गया Fe प्लस CO2, ये लिक्विड। ठीक है, ये क्या बन गया आपके पास, लिक्विड, लिक्विड स्टेट में मिल जाता है इसमें भी। तो प्रगलन इसके लिए भी करवाते हैं, तो FeO का कार्बन से भी रिडक्शन हो सकता है। तो ये मेट का जब इनकी मेटलर्जी पढ़ेंगे ना तब यहाँ टेम्परेचर बताएंगे आपको कि कितने टेम्परेचर पे ये गया, कितने पे सॉलिड रहा, कितने पे लिक्विड गया। तो ये स्मेल्टिंग का एक सिंपल सा प्रोसेस है, एक उपयुक्त अपचायक मिलाकर, और प्रगलन हम उसी को बोलेंगे जिसमें गलित अवस्था में मिलता है, जरूरी नहीं सभी में गलित मिले। तो प्रगलन का मतलब ये है कि उपयुक्त अपचायक मिला के हम उसमें उपयुक्त फ्लक्स मिला के उसको गर्म करते हैं। गर्म करने पर, गर्म टेम्परेचर कितना रखना है, धातु के गलनांक से उच्च ताप पर गर्म करते हैं तो आपको गलित धातु प्राप्त होती है। और ये मैंने बोल दिया कि किसके लिए हम यूज में लेते हैं। ठीक है, आयरन, SN, जिंक और लेड और कॉपर,
इनका रिडक्शन कार्बन कार्बन मोनोऑक्साइड रिडक्शन होता है, पीबी और कॉपर का सेल्फ रिडक्शन भी होता है। ओके, समझ में आ गया प्रगलन का मतलब। अब हम पढ़ेंगे दूसरा प्रोसेस, एल्यूमिनोथर्माइड प्रोसेस। वो प्रोसेस क्या है, उससे भी क्वेश्चन बहुत आते हैं। एल्यूमिनोथर्माइड प्रोसेस। एल्यूमिनोथर्माइड प्रोसेस या फिर गोल्ड स्मिथ प्रोसेस, ये क्या है? देखो इसे, इसका मतलब क्या है? एल्यूमिनोथर्माइड प्रोसेस का मतलब क्या है? एल्यूमिनोथर्माइड प्रोसेस का मतलब है Cr2O3 TiO2 व Mn3O4 का रिडक्शन प्रबल विद्युत धनी धातु एल्यूमिनियम से करवाया जाता है। मतलब क्रोमियम, टाइटेनियम और मैग्नीज, इन सब के नीचे आएगा एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम डायग्राम में। तो एल्यूमिनियम से हम इसका क्या करवाते हैं? रिडक्शन करवाते हैं। Cr2O3 टाइटेनियम Mn3O4 का रिडक्शन प्रबल विद्युत धनी धातु एल्यूमिनियम से करवाया जाता है। और ये थर्माइट मिक्सर किसको बोलते हैं? थर्माइट मिक्सर किसको बोलते हैं? थर्माइट मिक्सर बोलते हैं मेटल ऑक्साइड प्लस एल्यूमिनियम पाउडर को हम थर्माइट मिक्सर बोलते हैं। अभी मैं इसमें और बात बताऊंगा कि क्या है। तो मैंने बोला Cr2O3 TiO2 Mn3O4 का रिडक्शन प्रबल विद्युत धनी धातु एल्यूमिनियम से करवाते हैं। अभिक्रिया अत्यधिक उष्माक्षेपी होती है। अभिक्रिया अत्यधिक उष्माक्षेपी होती है, इसलिए प्राप्त धातु लिक्विड स्टेट में प्राप्त होती है। अभिक्रिया अत्यधिक उष्माक्षेपी होती है, बहुत ज्यादा एनर्जी निकलती है, इसलिए जो प्राप्त धातु हमें मिलेगी वो लिक्विड स्टेट में प्राप्त होगी। अब आप कहोगे कैसे रिडक्शन होता है? तो आप देखें, इसका एक सिंपल सा कंसेप्ट रिडक्शन का कि आपने लिया Cr2O3 प्लस 2 एल्यूमिनियम, ये पाउडर, ठीक है, प्लस, और आपने गर्म किया। अच्छा, ये प्रोसेस होती कैसे है? ये प्रोसेस कैसे होती है? देखो, एक क्रूसिबल होता है, ये पोटली नुमा ये वाला होता है, ये वाला, इसको बोलते हैं क्रूसिबल। तो इसमें जैसे मान लो Cr2O3 प्लस एल्यूमिनियम पाउडर ले लिया, और यहां से ये लगा हुआ है मैग्नीशियम फीता। मैग्नीशियम का क्या है? फीता। और इसमें भरा हुआ है बेरियम प्रोक्साइड। क्या भरा हुआ है? बेरियम प्रोक्साइड। मैग्नीशियम फीता और बेरियम प्रोक्साइड, यहां से इसको जला दो, और ये ज्वलनकारी है। बेरियम प्रोक्साइड मैग्नीशियम फीता ही, मतलब BaO2 बेरियम प्रोक्साइड प्लस मैग्नीशियम, ये क्या है? ज्वलनकारी। तो ये जलेगा, तो यहां रिडक्शन होगा ना। तो यहां से रिडक्शन होने के बाद इधर से कौन आएगा? क्रोमियम आएगा लिक्विड स्टेट में। एल्यूमिनियम रिडक्शन कर देगा। रिएक्शन देखिए इधर, ये एल्यूमिनियम
तो ये मैग्नीशियम फीता और बेरियम प्रोक्साइड इग्निशन मतलब ज्वलनकारी है, जो जलाने में सहायक है, तो ये काम में लेते हैं। तो यहां क्या बनेगा 2Cr, ये लिक्विड, और Al2O3, ये बन गया। ये क्रूसिबल है। अभी बहुत बड़ी कहानी है इसकी, बताऊंगा सारी, ठीक है। ये बन गया। ऐसे ही मैं Mn3O4 का रिडक्शन भी करवा सकता हूं, Mn3O4 का रिडक्शन भी करवा सकता हूं। 3Mn3O4 8 एल्यूमिनियम, ठीक है, 4Al2O3 प्लस 9Mn, कौन सी स्टेट में, लिक्विड स्टेट में। ये मैग्नीज का भी ऐसे हो जाएगा। इसको बोलते हैं थर्माइट प्रोसेस, एल्यूमिनियम के द्वारा रिडक्शन करवाना है इनका। ऐसे अगर मैं TiO2 प्लस एल्यूमिनियम, ठीक है, और यहां एल्यूमिनियम लूंगा तो क्या बनेगा 3 टाइटेनियम, ये लिक्विड, और साइड में क्या बन जाएगा Al2O3, क्या बन जाएगा Al2O3, ये लो 3 to 6, 4 ले लो, इसको 3 कर दो, बैलेंस हो गई। ये 3 तरह से हम रिडक्शन करवाते हैं, ठीक है। अब देखना, ये तो हो गई एल्यूमिनोथर्माइट प्रोसेस। अब इसमें एक चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एल्यूमिनियम आयरन ऑक्साइड का भी रिडक्शन कर सकता है। एल्यूमिनियम आयरन ऑक्साइड का रिडक्शन भी कर सकता है। एलिगम डायग्राम में देखें तो आयरन ऊपर जाता है, एल्यूमिनियम नीचे आएगा, क्योंकि मोस्ट रिएक्टिव है। बट मेटलर्जी में आयरन ऑक्साइड का रिडक्शन एल्यूमिनियम से नहीं करवाते हैं। वहां आयरन का रिडक्शन किससे करवाते हैं, कार्बन कार्बन मोनोऑक्साइड रिडक्शन करवाते हैं। तो पहले तो इसको नोट करें। ठीक है, चले आगे बढ़े। अब देखना, मैं इसी में आगे नोट लगा के एक लाइन लिखा रहा हूं। ठीक है, ये नोट इंपोर्टेंट है, इंपोर्टेंट। एल्यूमिनियम से Fe2O3 का रिडक्शन करवाया जा सकता है। एल्यूमिनियम से Fe2O3 का रिडक्शन करवाया जा सकता है अकॉर्डिंग टू ईडी, मतलब एलिगम डायग्राम के अकॉर्डिंग। परंतु आयरन की मेटलर्जी में Fe2O3 का रिडक्शन एल्यूमिनियम से नहीं करवाते हैं। वहां कार्बन कार्बन मोनोऑक्साइड रिडक्शन करवाते हैं। कहानी क्लियर। एल्यूमिनियम से Fe2O3 का रिडक्शन करवाया जा सकता है अकॉर्डिंग टू एलिगम डायग्राम, परंतु आयरन की मेटलर्जी में Fe2O3 का रिडक्शन एल्यूमिनियम से नहीं करवाते हैं। वहां कार्बन कार्बन मोनोऑक्साइड रिडक्शन करवाते हैं, क्योंकि एल्यूमिनियम एक महंगा धातु है, इसलिए हम इसको यूज में नहीं ले पाते हैं, वहां पे नहीं लेंगे। जब कार्बन कार्बन मोनोऑक्साइड से जब कोयले से रिडक्शन हो रहा है तो फिर एल्यूमिनियम की जरूरत क्या पड़ रही है, इसलिए वहां इसको अवॉइड करते हैं। परंतु Fe2O3 का
रिडक्शन एल्यूमिनियम पाउडर से करवाते हैं जब रेल की पटरी को जोड़ा जाता है और इस प्रक्रिया को थर्माइट वेल्डिंग प्रोसेस कहा जाता है। या गोल्ड स्मिथ प्रोसेस कहा जाता है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? मेटलर्जी में तो नहीं करवाते, इधर तो लिखा मेटलर्जी में तो नहीं करवाते हैं और उधर लिखा परंतु Fe2O3 का रिडक्शन एल्यूमिनियम पाउडर से करवाते हैं। रेल की पटरी को जोड़ा जाता है, रेल की पटरी को जोड़ा जाता है। जब रेल की पटरी टूट जाती है ना तो उसको जोड़ा जाता है वेल्डिंग के द्वारा। इस प्रक्रिया को थर्माइट वेल्डिंग प्रोसेस कहा जाता है या गोल्ड स्मिथ प्रोसेस कहा जाता है। तो जनरली अगर पूछे ना कि थर्माइट मिक्सर बोलते किसको हैं, अगर ये पूछे तो आप बोलोगे Fe2O3 प्लस एल्यूमिनियम पाउडर, इसको थर्माइट मिक्सर बोलते हैं। अगर ऑप्शन में ये है तो ये पहले टिक करोगे, ट्रिपल टिक, ये मोर करेक्ट है। अगर ये नहीं है ऑप्शन में तो आप लिख सकते हो मेटल ऑक्साइड प्लस एल्यूमिनियम पाउडर, तब आप ये लिख सकते हो। अदरवाइज पहले आप इसको देखोगे, अगर ये ऑप्शन में तो थर्माइट मिक्सर इसको बोलते हैं और अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो आप इसको बोल सकते हो मेटल ऑक्साइड। और ये मेटल ऑक्साइड हो गया, ये एल्यूमिनियम पाउडर हो गया। अब थर्माइट वेल्डिंग प्रोसेस है क्या, उसके बारे में मैं आपको ज्ञान दे देता हूं, आपकी जिंदगी रंगीन कर देते हैं। रेल की पटरी को टूटी हुई को जोड़ देते हैं। देखो, देखी रेल की पटरी, न देखी तो इधर देखो, ये टूट गई। अगर किसी ने देखा है रेल की पटरी कैसे जुड़ती है, ये ब्रोकन रेलवे ट्रैक मतलब टूटी हुई रेल की पटरी, ठीक है। अब इसमें यहां पे एक सांचा फिट किया जाता है और वो जो पोटली है ना जिसको क्रूसिबल बोला है, ये वो पोटली क्रूसिबल इस पे फिट कर दी और यहां भर दिया थर्माइट मिक्सर। क्या भर दिया? थर्माइट मिक्सर। अब जब थर्माइट मिक्सर भरा तो क्या है? Fe2O3 प्लस एल्यूमिनियम, ये तो है Fe2O3 प्लस एल्यूमिनियम, ये वाला ही तो है। और यहां ये क्या है? मैग्नीशियम रिबन। और इसमें यहां क्या भरा हुआ है? इसमें क्या भरा हुआ है? बेरियम पेरोक्साइड, BaO2, ये भरा हुआ है, ठीक है। आग लगा दो, जला दो, माचिस की तिल्ली लो और यहां आग लगाओ। ये मैग्नीशियम रिबन क्या है? ज्वलनकारी, तो ये जलेगा। जलेगा तो यहां हीट पूछेगी, हीट पूछेगी तो इनके बीच, दोनों के बीच में क्या होगी? रिएक्शन होगी टेम्परेचर पे। तो रिएक्शन होगी तो क्या होगा? Fe2O3 प्लस 2 एल्यूमिनियम, हीट वहां से सप्लाई हुई, क्या बना? 4Fe लिक्विड Al2O3। तो यहां से आयरन आना क्या हो जाएगा? स्टार्ट आ जाएगा। ये कौन आ रहा है? Fe लिक्विड में, आयरन लिक्विड में आ रहा है तो रेल की पटरी क्या हो जाएगी? जुड़ जाएगी। सांचे को वापस खोल दो, इसी का नाम है थर्माइट वेल्डिंग। बट मेटलर्जी में नहीं लेते हैं,
रेलवे की पटरी को जोड़ना इंपॉर्टेंट है, उस कंडीशन में हम इसको यूज में लेते हैं, इसलिए इसको दूसरा नाम बोला है थर्माइट वेल्डिंग प्रोसेस। बोलो हाँ कि ना? आ गया होगा ना समझ में, कोई डाउट नहीं होना चाहिए भाई। मैं ये नहीं कह रहा कि एल्यूमिनियम Fe2O3 का रिडक्शन नहीं करता, करता है, बड़े प्यार से करता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, बट मेटलर्जी में हम इसको यूज नहीं लेते हैं क्योंकि एल्यूमिनियम एक महंगी धातु है। जब कार्बन कार्बन मोनोऑक्साइड से हो रहा है, जब कोयले से हो रहा है, तो एल्यूमिनियम से क्यों करें? यहां पे हमें एल्यूमिनियम, ये जो यहां पे है ना, रेलवे पटरी को जब जोड़ते हैं तब हम Fe2O3 का रिडक्शन एल्यूमिनियम से करवाते हैं। लिक्विड आयरन आएगा, 2 पटरी के बीच में जुड़ जाएगा, इस सांचे को वापस खोल देंगे, इसको बोलते हैं क्रूसिबल। ये पोटली बंदी रहती है, यहाँ मैग्नीशियम रिबन लगा होता है, इसमें बेरियम प्रोक्साइड बल देता है। आग लगा दो, माचिस जला दो, हीट जाएगी, रिएक्शन करेगा, आयरन लिक्विड आएगा, टूटी हुई रेल की पटरी जुड़ जाएगी। जाओ करो सफर। आ गई बात समझ में? तो ये एल्यूमिनोथर्माइट प्रोसेस क्यों बोला, थर्माइट वेल्डिंग प्रोसेस क्यों बोला, और गोल्ड स्मिथ क्यों बोला? कि अगले ने दी थी, अगले साइंटिस्ट ने ये मेथड दिया था, तो उसके नाम पे बोल दिया गोल्ड स्मिथ प्रोसेस। बोलो हाँ कि ना? समझ में आया कि नहीं आया? आ गया समझ में? तो ये बात हुई एल्यूमिनोथर्माइट प्रोसेस की। ठीक है, मिटाऊं? मिटा दूं? चलो, अगला मेथड है इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। क्या है? ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। या फिर विद्युत इलेक्ट्रोलाइटिक विद्युत अपघटन, विद्युत अपघटनी अपचयन। अगर थोड़ी हिंदी आगे पीछे भी हो जाए तो कोई कंफ्यूज नहीं होना, इंग्लिश में जो लिखा है वो 100% सही है। हिंदी लैंग्वेज का थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको मैक्सिमम डेटा में हिंदी में दूं, और दोनों में इंग्लिश की लैंग्वेज भी आपको प्रोवाइड करवा रहा हूं, क्योंकि टर्मिनोलॉजी इंग्लिश में आना जरूरी है बेटा। अच्छी बुक सोलो करोगे तो इंग्लिश की ही बुक मिलेगी आपको, हिंदी की बुक नहीं मिलेगी। फिर भी आप ध्यान दें थोड़ा सा, तो लैंग्वेज को ज्यादा इश्यू ना बनाए बेटा। इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन मतलब इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन हमें करवाना है। इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन का मतलब क्या है? एक कैथोड होगा, एक एनोड होगा, रिडक्शन होगा, ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है, तो देखो इधर अत्यधिक क्रियाशील धातुओं, अत्यधिक क्रियाशील धातु एस ब्लॉक प्लस एल्यूमिनियम, ठीक है, के धातुक्रम में धातुओं के लवणों का, धातुओं के लवणों का, ठीक है, गलित अवस्था में विद्युत अपघटनी अपचयन किया जाता है। अत्यधिक क्रियाशील धातु है, बहुत ज्यादा रिएक्टिव मेटल है, एस ब्लॉक प्लस एल्यूमिनियम हो गई, कि धातुक्रम में धातुओं के लवण, मतलब इन धातुओं के हम क्या लेंगे? लवण लेंगे। तो गलित अवस्था में विद्युत अपघटनी अपचयन किया जाता है। कौन सी अवस्था में? गलित अवस्था में इनका विद्युत अपघटन किया जाता है। कैसे? देखो इधर,
फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, गलित NaCl के वैद्युत अपघटनी अपचयन पर ठीक है, कैथोड पर सोडियम धातु प्राप्त होती है। कैसा लिया मैंने? गलित NaCl लिया। जैसे एग्जांपल लिया, अब सोडियम की मेटलर्जी हमें करवानी है, सोडियम हमें बनाना है, तो सोडियम बनाऊंगा तो मैं क्या लूंगा? गलित NaCl लूंगा। क्या लूंगा? गलित NaCl मुझे लेना पड़ेगा। और गलित NaCl के विद्युत अपघटनीय अपचयन से, तो देखो NaCl है, काला कहां गया? नीला हो गया, लाल हो गया, नीला हो गया, अब काले का नंबर है भैया। NaCl है जी बेटा, इधर देखो, आयनाइजेशन होगा इसका, किस में टूटेगा? Na+ और Cl- में। Na+ कहां जाएगा? कैथोड पे, कैथोड, और Cl- कहां जाएगा? एनोड पे। तो देखो एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड पर रिडक्शन होता है। एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड पे क्या होता है? रिडक्शन होता है। ये ध्यान रखना हमेशा, एनोड पे ऑक्सीडेशन और कैथोड पे रिडक्शन। तो ये कैथोड पे गया और ये एनोड पे गया, तो एनोड पे क्या रिएक्शन होगी? एट एनोड, और एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन। तो Cl- है, ऑक्सीडेशन का मतलब इलेक्ट्रॉन देगा, इसका ऑक्सीडेशन कराना है, तो एक इलेक्ट्रॉन बाहर गया और ये कन्वर्ट हो गया हाफ Cl2 और ये एक इलेक्ट्रॉन। फिर एट कैथोड, कैथोड पे क्या होता है? रिडक्शन, और कैथोड पे है कौन? Na+। Na+ ये इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेगा? ग्रहण कर लेगा, क्या बन जाएगा? Na। मिल गया। क्योंकि इनका रिडक्शन वैसे नहीं करवा सकते, ये नीचे ही नीचे आते हैं, इनका रिडक्शन करवाएगा कौन? ये मिल गया, ये कैथोड पे मिल गया। अब इसमें मुझे क्या होना? जैसे मैं लूं Al2O3 के विद्युत अपघटनी अपचयन से एल्यूमिनियम प्राप्त होता है। अब वो कैथोड किसका लेंगे, एनोड किसका लेंगे, ये आगे बात करेंगे। जैसे Al2O3 है बेटा, 2Al+3 और 3O-2 ये बना, ये कहां जाएगा? 8 कैथोड, कैथोड पे क्या हो जाएगा इसका? रिडक्शन, तो ये किस में चल जाएगा? रिडक्शन। और इधर ये कहां जाएगा? 8 एनोड, एनोड पे क्या होगा? ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन होगा तो यहां तो कौन सी गैस रिलीज हो जाएगी? 3/2O2, और साइड में कितने इलेक्ट्रॉन दे गया? 6 इलेक्ट्रॉन दे गया, ऑक्सीडेशन हो गया, वो 6 इलेक्ट्रॉन ये एल्यूमिनियम ग्रहण कर लेगा, 6 इलेक्ट्रॉन, और क्या बन जाएगा? 2 एल्यूमिनियम। तो ये ऐसे करवाते हैं, और बाकी जब इनकी मेटलर्जी पढ़ेंगे तब हम बात करेंगे। अब इस यहां पे एक चीज ध्यान रखनी है, आपको गलित NaCl काम में लेना है, एक्वस, ठीक है। अब इसमें जब आप इनका इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन करवाओगे तो इसमें एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि आपको गलित NaCl यूज में लेना है, आप एक्वस NaCl यूज में नहीं लेना है। वो क्यों नहीं लेना है भैया? उससे क्या हुआ? तो उसका रीजन देखो। एक्वस जलीय NaCl का प्रयोग नहीं करते हैं, क्योंकि जलीय NaCl के साथ कैथोड पर H2 गैस उत्सर्जित हो जाती है। अगर आप जलीय NaCl का प्रयोग नहीं करते हैं, क्योंकि कैथोड पे H2 गैस उत्सर्जित हो जाएगी। क्यों?
क्योंकि NaCl आपने ले लिया एक्वस जलीय, तो Na प्लस भी हुआ, H प्लस भी हुआ, OH माइनस भी हुआ, Cl माइनस भी हुआ, क्योंकि वाटर भी तो प्रेजेंट है, तो वाटर का आयनाइजेशन हुआ, H2O तो किस में टूटा, H प्लस और OH माइनस में, तो इतने आयन प्रेजेंट है। तो कैथोड पे, फिर इस कैथोड पे Na का रिडक्शन नहीं होगा, फिर H प्लस का रिडक्शन हो जाएगा, H प्लस वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा, यहां तो Na कर रहा है, H प्लस की इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग टेंडेंसी ज्यादा है, H प्लस की रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज्यादा है, और यहां कौन सी गैस बाहर आ जाएगी, हाफ H2 गैस बाहर आ जाएगी। इसलिए जलीय NaCl का प्रयोग नहीं करना है। और मैं बोल दूं, एक लाइन बोल देता हूं, उसको समझ लें। लिथियम, ठीक है, पोटेशियम, बेरियम, कैल्शियम, सोडियम, ठीक है, लेके बारात, या फिर ऐसे देखो जो अपनी ट्रिक है ना, ये वाली, ये वाली ट्रिक है अपनी, और ये मन एम है, ये वाली कैसे बोला था, लेके बारात काना मांगे अलविदा, मन जहां करे फेंक दो निगाहें सुंदरी प्यार वाली, ठीक है। इनके जलीय विलयन का वैद्युत अपघटन करवाने पर धातु प्राप्त नहीं होता है, H2 गैस उत्सर्जित हो जाती है। धातु प्राप्त करने के लिए, धातु प्राप्त करने के लिए गलित इनके जलीय विलयन का, इनके लवण के जलीय विलयन का, इनके लवण के जलीय विलयन का विद्युत अपघटन करवाने पर धातु प्राप्त नहीं होता है, H2 गैस उत्सर्जित हो जाती है। धातु प्राप्त करने के लिए गलित लवण का विद्युत अपघटन करवाना है। इसमें आप Sr भी इंक्लूड कर सकते हो, स्ट्रोंशियम भी, ठीक है। ये बात हुई इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन की। अब बचा सेल्फ रिडक्शन वगैरह, उनकी बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। सेल्फ रिडक्शन कैसे होता है, एक तो सेल्फ रिडक्शन और एक अवक्षेपण के द्वारा अपचयन, ठीक है। ओके, थैंक यू।